बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा जो यूनिट 7 है वो है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है, सेल को रिव्यू करना है थोड़ा सा सेल, इसके अलावा स्ट्रक्चर देखना है न्यूक्लिक एसिड का, और केमिस्ट्री देखनी है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स की, डीएनए और आरएनए को देखना है, साथ ही जो है वो कुछ फंक्शंस देखने हैं और इम्पॉर्टेंस देखनी है न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, अब हम जो है वो सेल को क्यों देख रहे हैं, सेल को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, जब न्यूक्लिक एसिड का नाम आता है तो इट मीन्स कि हम बात करते हैं डीएनए की और आरएनए की। ठीक है, और डीएनए तो सबको ही पता है कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि ये डीएनए के पास होता है जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, डीएनए के पास क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है। वो जेनेटिक मटीरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जैसे कि अगर फादर की हाइट 5'6" है और जो है वो उनके चिल्ड्रन की हाइट भी 5'6" है, तो ये क्या है, ये एक कैरेक्टर है। ठीक है, जो कि नस्ल दर नस्ल क्या हो रहा है, मुंतकिल हो रहा है। ठीक है, तो इसमें वैसे तो ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल आप सब ने देखा है कि कैसा होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये हमने डिटेल में आपको बताया था मेटाबॉलिज्म वाले चैप्टर में, जब हम एटीपी का रोल पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके अलावा साइटोसोल, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साथ ही जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस, ये पिंक कलर का नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियस में होते हैं जीन्स। ठीक है, जीन्स हमारे पास सीक्वेंसेस हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की। जो न्यूक्लियस में जीन्स होते हैं, उन्हीं जीन्स में हमारे पास डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, और ये डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, किस चीज़ के लिए, टू ट्रांसफ़र द मैसेजेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, तो इसलिए हम सेल को देख रहे हैं, किस वजह से, न्यूक्लियस की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो ये अब आपको पता चल गया कि हम क्यों जो है वह सेल को स्टडी कर रहे हैं या सेल को देख रहे हैं। ठीक है, अब जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि लिविंग सेल्स में मौजूद होते हैं, स्पेशली डीएनए और आरएनए, और ये जो है एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं आगे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स ही हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक हैं, किसके, न्यूक्लिक एसिड के। जिस तरीके से ईंटों से इमारत बनती है, उसी तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड होगा, फिर वो तीसरे के साथ होगा, फिर वो चौथे के साथ होगा, तो जो है वो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए की इमारत बनेगी। ठीक है, जैसे अमाइनो एसिड बाइंड हुए थे तो प्रोटीन बना था, ग्लूकोज के यूनिट्स बाइंड हुए थे तो स्टार्च या सेलुलोज या ग्लाइकोजन बना था, इसी तरीके से ये है। ठीक है, अब अगर न्यूक्लिक एसिड्स को देखें तो न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले हमारे पास डिस्कवर हुआ है सेल में, सेल के न्यूक्लियस में। ठीक है, और ये जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस पर कंसिस्टेड होता है। ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, और वही बात हो गई कि डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की जब बात करेंगे तो इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं डीएनए और आरएनए दोनों की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लिक एसिड का, तो सबसे पहले हम ये तय कर चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिस, शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, इन 3 चीज़ों से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेसिस, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनता है। ठीक है, और बेसिस और शुगर इन दोनों को कंबाइनली नाम दिया जाता है न्यूक्लियोसाइड का। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है कंबाइनली, न्यूक्लियोसाइड का। इसलिए यहाँ ये लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड इज़ कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो जब न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि इनडायरेक्टली हम नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम कलेक्टिवली हमने न्यूक्लियोसाइड यहाँ लिख दिया।
वरना हम न्यूक्लियोटाइड की जगह, यहाँ न्यूक्लियोसाइड की जगह हम ये भी लिख सकते थे बेसिस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड ही एक्चुअली बेसिस और शुगर पर कंसिस्टेड है, ठीक है। तो अब अगर मैं एमसीक्यू में पूछूं कि आ न्यूक्लियोटाइड इज कंसिस्ट ऑफ डैश, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट और बेसिस प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट, तो क्या लिखेंगे आप? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ठीक है। अब ये मैं पूछ लूँ कि न्यूक्लियोसाइड इज कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश, तो क्या आएगा? बेसिस एंड शुगर, ठीक है। दोबारा सुन लीजिएगा अगर समझ नहीं आया तो, लेकिन बहुत सिंपल है कि न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट दो चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियोसाइड जो है वो बजाते ख़ुद वो कंसिस्टेड है बेसिस और शुगर पर, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड वैसे तो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, बेसिस, शुगर और फॉस्फेट, लेकिन यहाँ पर हम बेसिस और शुगर के लिए कलेक्टिवली एक नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो नाम है किसका? न्यूक्लियोसाइड का, ठीक है। तो अब कोई कंफ्यूज ना हो कि पता नहीं ये न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है। पता होना चाहिए आपको कि न्यूक्लियोटाइड में कौन सी तीन चीज़ें होती हैं और न्यूक्लियोसाइड में कौन सी दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये शुगर में लिखा हुआ है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, तो राइबोज जो है वो उस वक्त होगा जब हम आरएनए की बात करेंगे, डीऑक्सी राइबोज उस वक्त होगा जब हम डीएनए की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि डीएनए इज़ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर होगा वो भी डीऑक्सी राइबोज होगा, और राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए है, तो आरएनए में जो शुगर होगा वो कौन सा होगा? राइबोज होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को। न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन, वही बात हो गई कि तीन चीज़ों पर कंसिस्टेड है, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को कलेक्टिवली हमने नाम दे दिया था न्यूक्लियोसाइड का, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट भी कह सकते हैं, और नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट प्लस पेंटोज शुगर ये भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। देखें जैसे कि यहाँ पर एक फॉस्फेट का ग्रुप अटैच है, ठीक है, ये पेंटोज का शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है, ये तीन चीज़ें हो गई। अब ये जो शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है, ये दो चीज़ें, इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? इनको कलेक्टिवली न्यूक्लियोसाइड भी कह सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग करके भी बता सकते हैं। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो बहुत सारे दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बाइंड लिंक बनाएगा, और लिंक बनाकर जो है वो ये डीएनए बनाता है, ठीक है। तो जो लिंक बनाएगा वो लिंक होता है ईस्टर लिंकेज। कौन सा होता है? ईस्टर लिंकेज। जैसे कि ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट्स में था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, प्रोटीन्स में था पेप्टाइड लिंकेज, फैटी एसिड्स में भी था ईस्टर लिंकेज, और न्यूक्लिक एसिड्स में भी होगा कौन सा लिंकेज? ईस्टर लिंकेज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड्स इज़ कम्पोज्ड ऑफ ओनली टू सब यूनिट्स, कौन कौन से हैं? नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है। अब वो शुगर राइबोस होगी अगर हम आरएनए की बात करेंगे, वो डीऑक्सी राइबोस होगी अगर हम डीएनए की बात करेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि अनलाइक न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड डो नॉट कंटेन्स अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड के पास कोई फॉस्फेट का ग्रुप नहीं होता, लेकिन अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ हम एक फॉस्फेट का ग्रुप ऐड कर दें तो क्या होगा हमारे पास कि वो क्या होगा कि वो न्यूक्लियोसाइड फिर न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियोसाइड हमने कहा कि बेस है और क्या है? नाइट्रोजनस बेस है और पेंटोज शुगर है, ठीक है। हम उसके साथ एक फॉस्फेट का ग्रुप भी ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो वो उस फॉस्फेट के ग्रुप को एक्सेप्ट करके न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एमसीक्यू में पूछूंगी कि न्यूक्लियोसाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड बाय द हेल्प ऑफ डैश, by accepting phosphate, by removing phosphate, by accepting oxygen, by removing oxygen। तो क्या लिखेंगे आप लोग? by accepting phosphate group, ठीक है, क्लियर। अब ये न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर बेस है और शुगर है, बस ये दो चीज़ें होंगी तो ये न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा, सही है। अब इसके साथ अगर मैं फॉस्फेट ऐड कर दूँ ना तो फिर ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, सही है। लेकिन सिर्फ बेस और शुगर की बात कर रहे हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेसेस, ये हम कब से मैं बेस कर रही हूँ, तो ये बेस है क्या चीज़? ये नाइट्रोजनस बेस एक्चुअली दो ग्रुप्स पर मुश्तमिल है, एक है हमारे पास प्यूरीन्स, एक है हमारे पास पायरामिडीन्स।
प्यूरीन्स जो है वो क्या होती हैं, प्यूरीन्स के पास 2 रिंग्स होती हैं। मैं दिखाती हूँ आगे कैसी रिंग होती है, ठीक है। 2 रिंग होती है और एक्चुअली उसके पास 9 कार्बन होते हैं, सही है। और यहाँ पर प्यूरीन्स के पास, प्यूरीन्स में जो 2 बेसेस इंक्लूड हैं वो है एडेनिन और गवानीन, ठीक है। ये दोनों प्यूरीन है, जो कि डीएनए और आरएनए में पाई जाती हैं। ये दोनों बेसिस क्या हैं, प्यूरीन है, ठीक है। जबकि पायरामिडीन्स जो है वो सिर्फ 6 कार्बन पर कंसिस्टेड होती हैं। और पायरामिडीन्स में हमारे पास 3 बेसिस आती हैं, साइटोसिन, थायामिन और यूरेसिल, ठीक है। क्योंकि साइटोसिन और थायामिन डीएनए में मौजूद होती हैं और साइटोसिन और यूरेसिल आरएनए में मौजूद होती है। तो डीएनए और आरएनए में एक डिफरेंस ये भी है कि डीएनए में थायामिन होता है, जबकि आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है। आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो ये साइटोसिन, थायामिन, यूरेसिल ये तीनों पायरामिडीन हैं, जबकि एडेनिन और गवानीन ये दोनों क्या हैं, प्यूरीन हैं, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में कुछ 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं दोनों में, जो कि इनके स्ट्रक्चर को क्या करती हैं, स्टेबलाइज करती हैं। अब कैसे करती हैं वो हम देखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्यूरीन में कौन सी 2 बेसिस इंक्लूडेड हैं, पायरामिडीन में कौन सी 3 बेसिस इंक्लूडेड हैं। पूछूंगी मैं ये कि एडेनिन एंड गवानीन आर डैश बेसिस, प्यूरीन और पायरामिडीन, तो क्या लिखेंगे, प्यूरीन, ठीक है। और साइटोसिन, थायामिन एंड यूरेसिल आर डैश बेसिस, प्यूरीन और पायरामिडीन, तो क्या लिखेंगे, पायरामिडीन, ठीक है। इसके बाद अब अगर हम डीएनए की बात करें, अब ये देखें, आपको मैं यहाँ स्ट्रक्चर दिखाती हूँ उसका, प्यूरीन का। ये देखें, ये एडेनिन गवानीन, ठीक है। ये दोनों प्यूरीन्स हैं। इनका ये देखें, ये जो है वो 9 कार्बन रिंग है, यानी 2 रिंग्स फ्यूज़ हैं आपस में। एक तो रिंग है ये, लेकिन दूसरी भी इसके साथ फ्यूज़ है, ठीक है। तो ऐसा रिंग स्ट्रक्चर जिसमें 2 रिंग्स आपस में फ्यूज़ हों वो कहलाता है प्यूरीन, जबकि यूँ सिंगल रिंग है तो वो कहलाएगा पायरामिडीन, ठीक है। वो कहलाएगा क्या, पायरामिडीन, सही है। अब हम करते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए जो है वो पता है हमें कि डीएनए क्या है, डीएनए इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर।